हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा 11th क्लास के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है उसके अंदर हमने पढ़ा था कि लिविंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे हमने, और जिसके अंदर हमने डीप के अंदर रिप्रोडक्शन पढ़ा था, लास्ट ग्रोथ के बारे में पढ़ा था। तो रिप्रोडक्शन जो है उसके नेक्स्ट जो टॉपिक आता है थर्ड नंबर पे, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो आता है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म यूनिक फीचर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। और इस मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसकी जो बॉडी होती है वो बहुत सारे केमिकल से मिलकर बनी होती है। बहुत सारे क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं। उन केमिकल सब्सटेंस से उसकी जो बॉडी होती है वो बनी हुई होती है। ठीक है, अभी क्या होता है कि जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं ये साइज के बेस पे, फंक्शंस के बेस पे डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड होते हैं। ठीक है, और इन केमिकल्स को या केमिकल सब्सटेंस को जो किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर होते हैं उसको हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। अभी जो बायोमोलिक्यूल्स होता है ये कुछ स्मॉल साइज के अंदर होते हैं और कुछ क्या होते हैं, लार्जर साइज के अंदर होते हैं। ठीक है, तो जो स्मॉलर साइज होता है, ये स्मॉलर साइज के अंदर फॉर एग्जांपल हम अमाइनो एसिड की बात करते हैं। ये जो अमाइनो एसिड होते हैं उनका साइज छोटा होता है। ठीक है, और बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। तो ये भी क्या है, एक प्रकार से केमिकल सब्सटेंस ही है। ठीक है, तो कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसकी वजह से उसकी बॉडी जो होती है बनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, हमारी जो ह्यूमंस की बॉडी होती है उसके अंदर जो मसल्स होती हैं वो प्रोटीन्स की बनी होती है। ठीक है, ऐसे क्या है कि कोई भी लिविंग बॉडी जो है वो बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस की बनी होती है। और वो जो मॉलिक्यूल्स जो है जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं उसको हम बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो साइज के बेस पे भी अलग अलग होते हैं। कुछ का साइज स्मॉल होता है, कुछ का लार्ज होता है। तो अब क्या होता है कि ये जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी बॉडी के अंदर होते हैं इनके बीच में रिएक्शंस होती है। ठीक है, इनके बीच में क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है। ठीक है, क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है। तो इसी केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो क्या है कि ऑल द केमिकल रिएक्शंस that occurs in living organisms is called metabolism। ठीक है, कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होती है उन सब को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म बोला जा सकता है या फिर आप मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी बोल सकते हैं उनको। ठीक है, एक ही बात है। अभी जो मेटाबॉलिज्म होता है ये दो टाइप का होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन आपने पढ़ी है कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी के अंदर होती है, ठीक, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है उसकी बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है, तो वो केमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब ये जो फॉर एग्जांपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, ठीक है, और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। कि दो टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये डिपेंडेंट होते हैं मेटाबॉलिज्म पे, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो भी एक प्रकार से क्या है, मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, प्रोटीन का बनना भी क्या है, मेटाबॉलिज्म है। तो डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, इवन बैक्टीरिया, ईस्ट, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, सब के सब मेटाबॉलिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं और इसी की वजह से उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो चलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। अभी जो मेटाबॉलिज्म होता है ये दो टाइप का होता है, एक तो होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म इज ऑफ टू टाइप, फर्स्ट ऑफ एनाबॉलिक या एनाबॉलिज्म
सेकंड इज कैटाबोलिज्म। ठीक है, तो एनाबोलिज्म वो टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है जिसके अंदर स्मॉलर जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो कंबाइंड होकर एक लार्जर बायोमोलिक्यूल्स बनाता है। ठीक है, तो एनाबोलिज्म इन दिस टाइप ऑफ मेटाबोलिज्म smaller biomolecules are combined and forms a larger molecules। ठीक है, इसके अंदर एनाबोलिज्म, इसके अंदर वो केमिकल रिएक्शंस होती है जिसके अंदर जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंबाइन करके क्या करते हैं, बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाता है। फॉर एग्जांपल्स, आपकी बॉडी के अंदर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, वो अमाइनो एसिड्स जुड़ के क्या बनाता है, प्रोटीन्स बनाता है। ठीक है, मतलब एन का मतलब होता है यहाँ पे बहुत सारे जो अमाइनो एसिड है वो एक दूसरे से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो एनाबोलिज्म होती है इसके अंदर एक प्रोसेस आता है फोटोसिंथेसिस का भी। ये फोटोसिंथेसिस जो होती है वो भी एक प्रकार से क्या होता है, एनाबोलिज्म ही होता है, क्योंकि प्लांट जो होता है वो बाहर से CO2 लेता है प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2 लेता है, उसके बाद क्या बना देता है C6H12 और 6 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2। ठीक है, तो क्या हुआ कि कार्बन और जो जो कार्बोहाइड्रेट, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड है वो, और जो वाटर है वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, इन ग्रीन प्लांट्स क्या बनाती है, वो ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है उसके अंदर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मिलके लार्जर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, वाटर और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसने मिलके क्या बनाया है, ग्लूकोज बनाया है, सिंपल शुगर ग्लूकोज बनाया है। तो ये भी क्या होता है, एक एनाबोलिज्म ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म क्या होता है कि कैटाबोलिज्म वो रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस होती है लिविंग बॉडी के अंदर जिसके अंदर कोई भी एक लार्जर मॉलिक्यूल्स होता है वो दो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर टूट जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि कैटाबोलिज्म इज that type of metabolism in which a larger molecules breaks into smaller molecules। ठीक है, तो ये क्या होता है कैटाबोलिज्म के अंदर, ये वो मेटाबोलिज्म होता है जिसके अंदर कोई भी एक लार्जर मॉलिक्यूल्स जो होता है वो डिवाइड हो जाता है या ब्रेक हो जाता है इसके अंदर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास कोई भी लार्जर मॉलिक्यूल था, ये दो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक हो गया, तो इसको बेटा हम बोलते हैं क्या, कैटाबोलिज्म। अब इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो एग्जांपल्स जो होता है उसके अंदर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है। ठीक है, अब रेस्पिरेशन जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि रेस्पिरेशन के अंदर आपने ग्लूकोज खाया। ठीक है, ग्लूकोज क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है जिसको आप सिंपल शुगर भी बोल सकते हो। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज होती है या आपने कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाया, डाइजेशन होने के बाद वो सिंपल शुगर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, तो ये जो ग्लूकोज होती है इसका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक है, और जब प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है तो वो किसके अंदर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। तो किसके अंदर होगा, वो इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा कि ये जो है
ये 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बनाएगा प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2 बनाएगा प्लस में एनर्जी देगा हमें, और ये जो एनर्जी होगी ये एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है ये कि ग्लूकोज का एक लार्जर मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो जब उसका ऑक्सीडेशन होता है इन द माइटोकॉन्ड्रिया, तो उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है, प्लस में एनर्जी रिलीज करता है वो। तो ये एक लार्जर मॉलिक्यूल जो था वो डिवाइड होकर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर टूट गया है। ठीक है, तो इस टाइप की जो केमिकल रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी के अंदर, या कोई भी जो लिविंग बॉडी है उसके अंदर, उसको बेटा हम बोलते हैं कैटाबोलिज्म। ठीक है, तो ये जो मेटाबॉलिज्म होता है, ये मेटाबॉलिज्म सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म इज ए, सो इट इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या डिफाइनिंग फीचर of the all living organisms because non-living things are not able to perform मेटाबॉलिज्म। ठीक है भाई, जब हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ा था, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, तो हमने ये बताया था आपको कि वो जो रिप्रोडक्शन होता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, कुछ ऐसे, मतलब ग्रोथ के बारे में जब हमने पढ़ा था तो ये बताया था हमने, ग्रोथ जो होती है वो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी होती है। तो बेटा ये मेटाबॉलिज्म होती है, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग बॉडी के अंदर होती है। तो इस वजह से एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या डिफाइनिंग फीचर्स बोल सकते हैं इसको, किसका, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, क्योंकि ये जो मेटाबॉलिज्म होती है ये नॉन लिविंग थिंग्स जो है उसके अंदर नहीं होती। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म भी क्या है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। इस मेटाबॉलिज्म के बाद में सेंसिटिविटी आता है। सेंसिटिविटी को कॉन्सिक्वेंस भी बोल सकते हो आप। अभी जो सेंसिटिविटी होती है इसका मतलब होता है कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होता है वो जब दो टाइप के एनवायरनमेंट होते हैं, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है और एक इंटरनल एनवायरनमेंट होता है। ये जो दो टाइप के एनवायरनमेंट होते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि बॉडी के बाहर का जो एनवायरनमेंट है, इंटरनल एनवायरनमेंट जो है उसका मतलब होता है कि बॉडी के अंदर का जो एनवायरनमेंट है। ठीक है, अब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो उसके अंदर क्या होगा, ये जब इसके अंदर चेंजमेंट आता है, क्या होता है, जब चेंजमेंट होता है किसके अंदर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर जब चेंज आता है तो वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है वो उसको सेंस करता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब इसके अंदर चेंजमेंट आता है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है, सेंस करता है किसको, चेंज को। ठीक है, फॉर एग्जांपल्स जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके अंदर क्या है कि टेम्परेचर वगैरह हो सकता है चेंज। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ठंड वगैरह है। ठीक है, तो टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर राइज अप हो गया तो आपकी बॉडी के अंदर सेंस होगा, टेम्परेचर बिल्कुल लो हो गया तो आपकी बॉडी के अंदर, बॉडी सेंस करेगी उसको कि टेम्परेचर क्या है, लो है। ठीक है, ठंड लगेगी आपको। तो ऐसे ऐसे क्या होता है कि बॉडी के अंदर चेंजमेंट, मतलब बॉडी सेंस करती है जब जो एनवायरनमेंट होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट जो होता है उसके अंदर जब चेंजमेंट आता है। अब बॉडी के अंदर क्या होता है कि जब आपके बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल एसिड की जो अमाउंट है, जैसे स्टोमक के अंदर एसिड की अमाउंट क्या है, ज्यादा हो गई है, तो उस अमाउंट की वजह से क्या होता है कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपकी बॉडी सेंस करती है उसको कि हाँ मेरे अंदर एसिडिटी की जो एसिड की जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो गई है। तो ऐसे क्या होता है कि जब चेंजमेंट आता है एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर, तो आपकी जो बॉडी होती है वो क्या करती है, सेंस करती है। ठीक है, और इसी जो फीचर्स है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी बोलते हैं।
कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसकी बॉडी के अंदर सेंस करने की टेंडेंसी होती है, ठीक है, वो एनवायरनमेंट को सेंस कर सकता है, ठीक है। तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, सेंस होता है, ठीक है, और फिर आप क्या देते हो, उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स देते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स कि वे अगर विंटर का सीजन है, ठीक है, सर्दी का सीजन है, तो क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वो एनवायरनमेंट को सेंस करती है, और सेंस करने के बाद आपकी बॉडी के अंदर शिवरिंग हो जाती है। शिवरिंग का मतलब होता है कि आपकी बॉडी के अंदर कांपना शुरू कर देती है आपकी जो बॉडी होती है वो, तो उसको आप क्या कहते हो कि स्टिमुलस होता है एक, स्टिमुलस वो होता है जो चेंज होता है, जैसे टेम्परेचर हो गया, ठीक है, एसिड हो गया, ठीक है, कोई माइक्रोब्स जो आपकी बॉडी के अंदर है, ठीक है, तो वो क्या है, एक स्टिमुलस है जो आपकी बॉडी को स्टिमुलेट कर रहा है, और जब आपकी बॉडी स्टिमुलेट होती है तो आपकी बॉडी रेस्पॉन्स देती है। तो इसी वजह से क्या होता है कि विंटर का सीजन जब होता है तो आपकी बॉडी के अंदर शिवरिंग शुरू हो जाती है, जब समर का सीजन होता है तो आपकी बॉडी के अंदर स्वेटिंग, पसीने आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी बॉडी क्या करती है, उसको सेंस करती है। स्टिमुलस क्या होता है कि जो जब चेंज होता है कोई भी, जैसे टेम्परेचर है जो आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करता है उसको हम स्टिमुलस बोलते हैं, ठीक है। टेम्परेचर हो गया, एसिड हो गया, ठीक है, माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स के बारे में थोड़ा सा बताते हैं आपको कि जो माइक्रोब्स होते हैं मेनली पैथोजेंस, ठीक है। तो इसके अंदर एक आपको बात बताने वाले हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब पैथोजेंस क्या होते हैं कि वो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आपकी बॉडी के अंदर डिजीज कोज करता है उसको आप पैथोजन बोलते हो, ठीक है। अभी पैथोजन क्या होते हैं, जैसे आपकी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं वो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल्स कोई टीबी का पेशेंट है और उसकी बॉडी के अंदर ये माइक्रोब्स एंटर हो गए, ठीक है, क्योंकि जो टीबी होती है उसके अंदर जो काजल ऑर्गेनिजम्स होता है उसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। तो जो टीबी का पेशेंट है उसकी बॉडी के अंदर क्या है, माइक्रोब्स हैं, कौन से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो। अब ये जो टीबी का पेशेंट है तो आपकी बॉडी रेस्पॉन्स देगी इसके अगेंस्ट, क्या करेगी वो, आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज अप, ठीक है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, राइज अप हो जाएगा, ठीक है। फीवर जिसको बोलते हो आप, तो फीवर जो होता है इट इज नॉट ए टाइप ऑफ डिजीज, इट इज ओनली राइज अप ऑफ द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडीज, ठीक है। तो टीबी जो है उसके अंदर जो माइक्रोब्स बॉडी के अंदर जब एंटर हो गए हैं तो आपकी बॉडी रेस्पॉन्स के अंदर, ठीक है, टेम्परेचर को राइज कर देती है, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, और आपको फीवर हो जाता है, ठीक है। तो वो भी क्या एक प्रकार से रेस्पॉन्स है। तो फीवर इज नॉट ए डिजीज, इट इज ओनली राइज अप ऑफ द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी, ठीक है। तो टीबी के अंदर जैसे ही माइक्रोब्स की वजह से टीबी हुई आपको, फिर क्या होता है कि आपकी बॉडी टेम्परेचर राइज करती है, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है उस माइक्रोब्स को मारने के लिए, ठीक है, तो उसको आप फीवर बोल देते हो, ठीक है। तो ये होता है सेंसिटिविटी। अब सेंसिटिविटी जो होती है वो कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है उसी के अंदर होती है, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है उसके अंदर ये नहीं होती, ठीक है। तो सेंसिटिविटी भी क्या होती है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होती है, लिविंग बॉडी के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट है इसके अंदर रेस्पायरेशन, ठीक है। रेस्पायरेशन जो होता है वो भी सिर्फ नॉन लिविंग, सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर वो नहीं होता। तो जो रेस्पायरेशन होता है उसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का मतलब क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है उसका मतलब है कि जो आपने खाना खाया इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। और जब ऑक्सीडेशन हो रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है वहां पे, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जितने भी जो लिविंग बॉडी होती है उसके अंदर। तो ये जो होता है ये ब्रेक हो जाता है किसके अंदर, CO2 के अंदर, प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O प्लस एनर्जी। तो ये कॉमन फीचर होता है जो रेस्पायरेशन जो होता है
वो जितने भी लिविंग बॉडी होती है उन सब के अंदर ये रेस्पायरेशन होता है। ठीक है, अब मेन बात आती है कि रेस्पायरेशन जो होता है वो क्या होता है कि आपने जो खाना खाया है उसका ऑक्सीडेशन होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी बनाता है, इसको आप बोलते हो रेस्पायरेशन। अब एक वर्ड इसके अंदर यूज होता है ब्रीथिंग। ये जो ब्रीथिंग होता है इट इज नॉट ए सेम वर्ड, रेस्पायरेशन एंड ब्रीथिंग आर नॉट सेम। ठीक है, ब्रीथिंग इज ओनली ए सिंगल स्टेप ऑफ द रेस्पायरेशन। ठीक है, अंडर दिस ब्रीथिंग देयर इज ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस। Then we can say that कि breathing is a part of the respiration. ठीक है, but these are not same. ठीक है, respiration अलग होता है, breathing अलग होता है। respiration के अंदर it is oxidation of food that release carbon dioxide, water plus energy. ठीक है, but in breathing there is only exchange of gases. ठीक है, inhaling of air, that is mixture of gases, and releasement of carbon dioxide with other gases. ठीक है, then this process is known as breathing, and the all living organisms shows the respiration, and the non-living things are not able to perform this respiration. That we can say that the respiration is a defining features of all living organisms. ठीक है, तो these are the main features of for the differentiate between the non-living things and living things. Then these are main 5 features that we have to study. Thanks for today.